Assalamualaikum. I am Dr. Nida Waheed. In the last lecture, I discussed Parkinson disease. Today, I will discuss the physiotherapy management of Parkinson disease. So, let's discuss the framework for rehabilitation for Parkinson disease. रिहैबिलिटेशन की बात करें तो रिहैबिलिटेशन मीन्स फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके जो पेशेंट की एक्टिविटी लिमिटेशन है आपने वो कम करनी है और उसकी जो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन है उसको प्रमोट करना है और उसके इंडिपेंडेंस लेवल को जितना बेहतर बना सकते हैं वो पार्किंसन में बेहतर बनाना है। पार्किंसन में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ का ख़राब हो जाती है, तो आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करना है और सारी वो एक्सरसाइज या वो मैनेजमेंट आप करवाएंगे जिसकी बेसिस पे उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाए। सो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी टीम में, तो तभी आप पेशेंट का जो एक प्लान डिसाइड कर सकते हैं जिसमें फिजिशियन है, नर्सेज हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है और सोशल वर्कर है। सब लोग मिलकर काम करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसकी बेसिस पे ही पेशेंट को गाइड कर सकते हैं और उसकी फैमिली और केयर गिवर को भी गाइड कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात हो रही, स्टेजेस के लिहाज से डिफरेंट है। 3 स्टेजेस होती हैं, अर्ली, माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सीवियर। अर्ली माइल्ड में हम देखें तो कॉमन इम्पेयरमेंट एंड एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होती हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग की स्टेज है, इसमें इम्पेयरमेंट्स कम होती हैं, एक्टिविटी लिमिटेशंस भी कम होती हैं, तो इसमें पेशेंट का इंडिपेंडेंस लेवल तो मेंटेन रहता है लेकिन जो मूवमेंट है वो मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर इस तरह के पेशेंट में आपको ट्रेमर मिल सकते हैं एक साइड ऑफ द बॉडी में, पोस्चर में चेंज नोट कर सकते हैं, वॉकिंग एबिलिटी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इस टाइम पार्किंसन की मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए तो जो मूवमेंट सिम्टम्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर इसी स्टेज पे फिजियोथेरेपी करवा ली जाए तो पेशेंट के सिम्टम्स का आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पेशेंट इस स्टेज में फिजियोथेरेपी के लिए आते नहीं हैं। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करवाई जाए तो आप मोटर परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, बैलेंस, लोकोमोशन, एंड्योरेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ इसमें आप कम्युनिटी क्लास की तरफ प्रेफरेंस करें ताकि सोशलाइजेशन को मेंटेन कर सके, क्योंकि पार्किंसन में पेशेंट का सोशलाइजेशन फैक्टर है वो कम हो सकता है। और इसके साथ साथ पेशेंट की फैमिली, पेशेंट के केयर गिवर उसको एजुकेट करें डिजीज़ के प्रोसेस से रिलेटेड, रिहैब के प्रोसेस से रिलेटेड और किस तरह इस पेशेंट की एनर्जी कंजर्व रखनी है। इसके अलावा जहाँ पे अडेप्टिव या असिस्टिव डिवाइस की नीड अगर पड़ती है तो प्रॉपर काउंसिल किया जाए, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की नीड पड़ती है तो उस पर भी काउंसिल किया जाए, और अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की नीड है तो इसी टाइम रेफ़र करें, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पार्किंसन के पेशेंट में। इसीलिए डिप्रेशन वाले फैक्टर को ऑब्जर्व करते रहें और अगर ये फैक्टर आना स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन से साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें अर्ली स्टेज में ही। देन हम मिडल और मॉडरेट पार्किंसन डिजीज़ की एक्टिविटी लिमिटेशन की बात करें तो अब जो नंबर और जो सिवियरिटी है इम्पेयरमेंट की वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब एक्टिविटी लिमिटेशन पहले मिनिमल थी, अब मॉडरेट होना शुरू हो गई है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन अब स्टार्ट हो गया, पहले पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब जो मूवमेंट पहले एक साइड पे थी अब दोनों बॉडी के दोनों साइड को उसने इन्वॉल्व कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टिफनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जो है उसको एडिल करते हुए किसी के डिपेंडेंस की नीड होगी, खुद से करने में प्रॉब्लम होगी, बैलेंस में डिफिकल्टी हो सकती है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, साथ साथ स्टूप पोस्चर हो रहा है और अब पेशेंट के गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। गेट इम्पेयरमेंट में देखें तो फ्रीजिंग एपिसोड होना स्टार्ट हो जाती है कि पेशेंट अक्सर एकदम से फ्रीज हो जाता है और उसको मूव करने के लिए डिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पार्किंसन की मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस स्टेज पे, तो आपने पेशेंट की मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व करते रहना है। फिजियोथेरेपी में देखें तो आप प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव फंक्शन पे काम कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस तो करवा ही रहे हैं, कम्युनिटी क्लास भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप असिस्टिव डिवाइसेस भी देंगे ताकि उसके फंक्शन मेंटेन रहे। अगर उसको कम्युनिटी में सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मोबिलिटी के लिए आप व्हील चेयर एडवाइस कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन की नीड होगी, साथ साथ उसके अटेंडेंट उसकी फैमिली को गाइड करते रहें, उनकी ट्रेनिंग करते रहें। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा नीड उसकी बढ़ जाएगी, और अगर किसी और रेफरल की नीड है जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह की या स्पीच थेरेपी वगैरह की तो उसके लिए भी रेफ़र करें। देन हम बात करते हैं लेट या एडवांस स्टेज में। अब जो है पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाते जा रहे हैं और सिवियरिटी
होने की वजह से एक्टिविटी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो दूसरों पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। उसको वॉक करने में मसला होगा, अपने डेली बेसिस के काम करने में मसला होगा, बाहर निकलने में मसला होगा। अब उसको हर जगह असिस्टेंस की नीड चाहिए और इवन वो सोसाइटी में निकलने से भी डरेगा। अब उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे डिमेंशिया, हेलुसिनेशन या डिल्यूजन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। और अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अब उसको मेडिकेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कि इस तरह की मेडिसिन दी जाए कि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो आप उसके पोस्चर अपराइट रखने में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करवाएंगे, एक्सरसाइजेस करवाएंगे, आउट ऑफ बेड टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उसका करवाएंगे ताकि वो अपने एरियल में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। और अब अपने सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस पे भी ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्चर्स ना हो जाए, प्रेशर वूंड ना हो जाए, नमूनिया ना हो जाए। तो उसकी प्रिवेंशन पे भी आपने काम करना है और साथ-साथ फैमिली को एजुकेट करना कि कैसे पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, कैसे पेशेंट को पोजीशन करना है, कैसे पेशेंट को टर्न करना है, स्किन केयर कैसे करनी है, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस कैसे यूज़ करनी है, तो सब आप उसको गाइड करेंगे। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमने बात की पेशेंट की स्टेजेस के लिहाज से। इसके अलावा जब भी रिहैब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट की हिस्ट्री देख लेते हैं, कोर्स देख लेते हैं, डिजीज़ का सिम्टम्स देख लेते हैं और उसके साथ साथ क्या एक्टिविटी लिमिटेशन हो रही है। जो पेशेंट पहले करता था, पेशेंट का अपना एक लेवल होता है कि उसकी पहले कैसी लाइफ थी उसके हिसाब से और क्या क्या अब रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं उसका प्लान। इसमें पेशेंट की क्या एबिलिटीज़ हैं जो अभी भी कर सकता है, पेशेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और पेशेंट के पास क्या रिसोर्सेज हैं। उसमें फैमिली, होम, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है। उसकी बेसिस पे हम उसका रिहैब ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट में कॉमन होता है। तो पार्किंसन रिहैब में आप पोस्चर पे, बैलेंस पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, बिग आर्म लेग मूवमेंट पे, रिथमिक स्टेपिंग चैलेंज पे या कंसिस्टेंट कार्डियो पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंटरवेंशंस हम देखें पेशेंट की तो रिस्टोरेटिव पे हम काम कर रहे होते हैं, जो हम रिस्टोर कर सकते हैं उसके फंक्शंस उसको देख रहे होते हैं, या वो कॉम्प्लिकेशंस जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर काम कर रहे होते हैं। और साथ साथ कंपनसेटरी थेरेपी पे भी काम कर सकते हैं कि यानी उसके काम में कहीं पे भी कंपनसेशन चाहिए, उसके टास्क को मॉडिफाई या एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो हम कंपनसेटरी इंटरवेंशंस पे भी काम कर रहे होते हैं। स्टेजेस के लिहाज से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पेशेंट को देखें तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें बेहतर बनाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती जाती है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जब भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो पेशेंट के अंदर तो डिप्रेशन, एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। साथ फैमिली में भी ये चीज़ें कॉमन होती हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो और एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके फैमिली और घर वालों को और अटेंडेंट को। फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन में आप सबसे पहले पेशेंट का लेवल देख लेंगे, इम्पेयरमेंट जैसे हमने बात कर ली, उसकी नीड्स देख लेंगे, हिस्ट्री, सिस्टमैटिक रिव्यू और टेस्ट मेजर्स करवा लेंगे और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कितनी जो सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है, स्टेज जो डिज़ीज़ की वो क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेस क्या है, एंड देन उसको रिहैब किस तरीके से करवानी है, ये उसकी पेशेंट के असेसमेंट पे सारा डिपेंड करता है। जब भी फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन पे काम किया जाएगा तो उसके साथ साथ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस यानी मेडिकल ट्रीटमेंट को साथ कंबाइन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा पार्किंसन के पेशेंट में आप रिजल्ट देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल करें, ये नहीं कि सिर्फ फिजियोथेरेपी करें, इट शुड बी कंबाइंड एफर्ट। तो जितना कंबाइंड अप्रोच होगी उतना ज़्यादा पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। उसके मस्कुलोस्केलेटल इम्पेयरमेंट को आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसके मोटर फंक्शन, एक्सरसाइज कैपेसिटी, फंक्शनल परफॉर्मेंस और एक्टिविटी पार्टिसिपेशन पे को इम्प्रूव करवाने के लिए आप इंटरवेंशंस कर सकते हैं। और साथ साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मोटर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता पार्किंसन के पेशेंट की मोटर लर्निंग कम हो जाते हैं, उसको लर्न करने की एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, उसको छोटे छोटे टास्क बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। इवन कोई भी काम करना, इवन अपना जाके चाय का कप लेना है किचन से, तो उसको ये टास्क भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो क्योंकि एबिलिटीज़ उसकी कम से कम हो रही होती हैं।
तो इस पे फिजियोथेरेपी जो करवाई जाती है तो मोटर लर्निंग को ऑप्टिमाइज़ करवाया जाता है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको इस तरह के स्किल्स सिखाए जाते हैं जिसकी बेसिस पे उसकी मोटर लर्निंग कैपेसिटीज़ बेहतर हो, साथ साथ कॉग्निटिव डिमांड्स जो हो रही होती हैं उसको बेहतर करवाया जाता है। शुरू में आप रैंडम प्रैक्टिस अवॉइड करते हैं और जबकि उसके बजाय ब्लॉक्ड प्रैक्टिस ऑर्डर करवाते हैं। आप पेशेंट की स्पीड और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसके वॉकिंग पैटर्न इम्प्रूव करवाते हैं, बोलते हैं कि आप वॉक करें तो अपने हाथ को पूरा मूव करें, थोड़ा सा फास्ट वॉक करें या बड़े बड़े स्टेप लें। साथ साथ पेशेंट को एक वॉक करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, साथ साथ आप उसको वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ताकि जो पेशेंट उसको फॉलो करने की कोशिश करे। एक्सटर्नल क्यूज़ दिए जाएंगे जिसकी बेसिस पे मूवमेंट बेहतर हो जाए। विजुअल क्यूज़ दिए जा सकते हैं जिसमें आप जो अगर स्टेयर है तो स्टेयर मार्किंग कर सकते हैं या फ्लोर मार्किंग कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेबल क्यूज़ लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेज़र लाइट का। फ्लोर पे फोकस करें लाइट से और बोलें यहाँ पे आपने कैन रखना है, वॉकर रखना है, फुट रखना है। तो जितना आप यूज़ करते हैं उतना पेशेंट की स्ट्राइड लेंथ, वेलोसिटी, कैडेंस इम्प्रूव होता है। रिथमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन RAS को आप यूज़ कर सकते हैं। RAS मेट्रोनोम बीट को यूज़ करते हुए म्यूजिकल लिसनिंग डिवाइस है जिसके बेसिस से पेशेंट का गेट स्पीड, कैडेंस और स्ट्राइड लेंथ यूज इम्प्रूव होती है। ऑडिटरी क्यूज है बेसिकली। मल्टी सेंसरी क्यूइंग का आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप विजुअल या ऑडिटरी क्यूइंग दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आप जो यूज़ करेंगे एक्सटर्नल क्यूज़ का या मल्टी सेंसरी क्यूइंग का या ऑडिटरी क्यू का, तो उतना ज़्यादा जो है पेशेंट के फंक्शंस इम्प्रूव हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर पार्किंसन के पेशेंट में क्या होता है कि डुअल टास्क परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो जितना आप क्यूज़ को यूज़ करेंगे उतना उसको डुअल टास्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और हर एक पेशेंट का जो रिएक्शन है ट्रीटमेंट पे, क्यूज़ पे, वो अलग अलग होता है। तो ये आपके पेशेंट की अपनी कैपेसिटी भी आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पेशेंट की क्या कैपेसिटी है। ज़्यादातर जो अर्ली या मिडिल स्टेज में होते हैं पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्यूइंग में जैसे लेटर स्टेज है या सीवियर स्टेज है तो वहाँ पेशेंट के लिए ये क्यूज़ इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। एक्सरसाइज ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं, डिफरेंट किस्म की आप एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। ली सिल्वर वॉइस ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं जिसमें रिपीटेटिव हाई एम्पलीट्यूड मूवमेंट होती है जो कि मोटर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। हम क्या करते हैं एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हम पेशेंट को बोर्ड स्केल पे उसकी हाई इंटेंसिटी के हिसाब से एक्सरसाइजेस करवाते हैं 1 घंटा वीक में 4 मरतबा, और 4 वीक्स तक हम उसको लार्ज एम्पलीट्यूड मल्टीपल रिपीटेशन और होल बॉडी मूवमेंट जो है एक एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। जिसकी जैसे फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को बोलते हैं कि लेफ्ट आर्म उठाएं, उसको अपोजिट साइड पे लेके जाएं, अब हाथ खोलें, अपनी हथेली को खोलें, अब अपनी जो राइट लेग है उसको एक्सटेंड करें, टो को पुश करें फ्लोर पे और इसको रिपीट करें। अब आप ऑल्टरनेट साइड यूज़ करें और देन उसको रिपीट करें। ये हम पेशेंट को बोलते हैं कि बड़े बड़े स्टेप्स लें और पूरे हाथ खोलें जब आप वॉक कर रहे हैं, पाम को ऊपर करें और इसको रिपीट करते जाएं। इस तरह के हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक साइड पे करवाते हैं, दूसरी साइड पे करवाते हैं, तो उसकी बेसिस पे उसकी ट्रंक की मूवमेंट, एक्सट्रीमिटीज़ की मूवमेंट होती है। तो ओवरऑल जो मूवमेंट उसका पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाता है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि हम उसको डिफरेंट मूवमेंट करवा रहे हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट में बॉडी स्टिफ होने की वजह से रिलैक्स नहीं हो पा रही होती। तो इस तरह के पेशेंट में जेंटल रॉकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो कि मसल टेंशन को रिड्यूस कर रही होती है। तो जेंटल रॉकिंग करवाते हैं उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके लिए आप कोई रॉकिंग चेयर यूज़ कर सकते हैं, उसको स्लो रिथमिकल रोटेशन मूवमेंट एक्सट्रीमिटीज़ या ट्रंक की आप उसको करवा सकते हैं, या PNF टेक्निक करवा सकते हैं जिसमें मूवमेंट प्रोग्रेस करें पैसिव से एक्टिव असिस्टेड की तरफ और देन लाइट रेजिस्टेड की तरफ। तो इस तरह जो पेशेंट है पार्किंसन की, जब आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाते हैं तो रिजिडिटी कम से कम होती है। या इसके अलावा डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायलैटरल सिमेट्रिकल PNF D2 फ्लेक्शन पैटर्न करवा रहे होते हैं ताकि उसकी जो रिस्ट्रक्टेड चेस्ट है वो एक्सपेंड हो, शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो, और पेशेंट को फोकस करवाते हैं कि वो डीप इंस्पायरेशन ले। पेशेंट को हम बोलते हैं कि अपना फोकस रखें डीप इंस्पायरेशन पे और डीप एक्सपायरेशन पे, जिसकी बेसिस पे
पेशेंट जो है रिलैक्स हो। मेडिटेशन एक्सरसाइजेज हैं ये, उसकी कॉग्निटिव इमेजिंग को आप इम्प्रूव करवाते हैं। और ऑडियो टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक इस तरह का यूज़ कर सकते हैं रिलैक्सेशन वाला। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के लिए आप रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं उसको, और उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं जिसकी बेसिस पे उसका एंजाइटी, जो मूवमेंट करने से जिसमें उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, जो फंक्शनल टास्क पहले परफॉर्म करता था अब नहीं कर सकता, उसको जो ना करने से जो स्ट्रेस या एंजाइटी होगा उसको कम करवाने के लिए आप उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, क्योंकि रिजिडिटी है तो इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग करवाएं ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़े और उसके फिजिकल फंक्शन बढ़े। तो आप इस तरह के पेशेंट को स्टैटिक पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, डायनेमिक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस और फैसिलिटेटेड पीएनएफ एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन आप बेहतर बना सकें। 2 to 3 डेज पर वीक कम से कम आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। वैसे आइडियली ये कि आप 5 to 7 डेज पर वीक करवाएं, और कम से कम भी 4 रिपीटेशन करवा रहे होते हैं जिसमें 15 to 60 सेकेंड का होल्ड रिकमेंडेड है। जितना ज़्यादा होल्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेचिंग के साथ साथ आप जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक करवाते हैं ताकि जॉइंट कैप्सूल या लिगामेंट की जो टाइटनेस है वो कम से कम हो सके। और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है अगर आप पेशेंट को एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। पहले पेशेंट के मसल्स वार्म हो जाते हैं तो वार्म अप के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी आप पेशेंट और उसके केयर गिवर को भी, अटेंडेंट को भी गाइड कर रहे होते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाने हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट या उसके अटेंडेंट को पता नहीं होता कि किस तरह से स्ट्रेचिंग करवानी है। तो आप प्रॉपर पेशेंट को, ये घर वालों को गाइड कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि पार्किंसन के पेशेंट में एनर्जी कम से कम हो रही होती है और बहुत सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो आपने इस तरह के पेशेंट को पीएनएफ पैटर्न के साथ मूवमेंट करवानी है जिसमें रोटेशन मूवमेंट हो सकती है। अपर लिम्ब बायलैटरल सिमेट्रिकल D2 फ्लेक्शन पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता है अपर ट्रंक एक्सटेंशन और काउंटर एक्टिंग काइफोसिस को, ये आपने ध्यान रखना है। यूनिलैटरल ब्रिजिंग करवा सकते हैं ट्रंक रोटेशन के साथ, बायलैटरल ब्रिजिंग करवा सकते हैं या हाई नीलिंग विद इंटीरियर पैल्विक ट्रांसलेशन के साथ, जिसकी बेसिस पे जो टाइट हिप फ्लेक्सर्स हैं और वो स्ट्रेच होंगे, स्पाइनल और हिप एक्सटेंसर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। इसी तरह लोअर लिम्ब में हिप और नी की एक्सटेंशन करवाते हैं D1 एक्सटेंशन पैटर्न में, जिसकी बेसिस पे फ्लेक्स अडक्टेड पोजीशन जो होती है अपर लिम्ब की वो इम्प्रूव होती है। मसल कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएं तो पीएनएफ फैसिलिटेटेड स्ट्रेचिंग टेक्निक्स करवा रहे होते हैं जिसमें होल्ड रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टेक्निक आ जाती हैं। इसके अलावा 6 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड कर रहे होते हैं 10 से 30 सेकेंड असिस्टेड स्ट्रेच के साथ पीएनएफ टेक्निक में। अगर आप एक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में अटेंशन और क्यूइंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे तो पेशेंट ज़्यादा बेनिफिट ले पाएगा। इसमें कॉमन एरियाज ऑफ लिमिटेशन लिखे हुए हैं: सर्वाइकल रिट्रैक्शन, रोटेशन, शोल्डर फ्लेक्शन एंड ट्रंक एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन, ट्रंक एक्सटेंशन, ट्रंक रोटेशन, हिप एक्सटेंशन, हिप अबडक्शन, नी एक्सटेंशन एंड एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन। और उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइज लिखी हुई है कि कौन से प्रॉब्लम है हम किस तरह का स्ट्रेच एक्सरसाइज करवा सकते हैं। देन पेशेंट का जो फोकस होता है वो रिपीटेशन पे बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि उसको पेशेंट बार बार करे और उससे बेहतर हो। लेकिन बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो होती है, हाई इंटेंसिटी बाउंसिंग स्ट्रेचिंग, हम उसको वो रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो पेशेंट करेगा उसकी बेसिस पे पेशेंट को इंजरी हो सकती है, कोई मसल टेयर हो सकता है या कोई टिश्यू रप्चर हो सकता है ओल्ड एज के साथ साथ। ना बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग करवाएंगे ना हम विगरस स्ट्रेचिंग करवाएंगे, दोनों है नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि एज एडवांस हो रही है, एज के साथ साथ पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर पे है, तो ये बहुत ज़्यादा आप इसमें ध्यान रखेंगे। पोजीशनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पार्किंसन के पेशेंट पे, तो आपने पोजीशनिंग शुरू से पेशेंट के ध्यान रखना है, क्योंकि पोजीशनिंग की बेसिस पे मसल टाइट हो रहे होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर पोजीशनिंग करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो पेशेंट के मसल्स हैं वहाँ स्ट्रेच होगा और उसके जो फंक्शंस हैं फिजिकली इम्प्रूव होंगे, और ऐसा ऐसा करके जो पोस्टल डिफॉर्मिटी वो कम से कम हो जाएगी, कार्डियो रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट कम से कम हो जाएंगी और पेशेंट का जो स्पाइन पोस्चर है वो बेहतर रहेगा। पोजिशनल स्ट्रेचिंग जितनी देर तक करवा सकते हैं उतनी देर तक करवाएं। आइडियली रिकमेंडेड टाइम जो है 20 से 30 मिनट का है। इसके साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं जिसमें आप टिल्ट टेबल यूज़ कर सकते हैं। देन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाएंगे। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जिसमें आप कोई भी रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, कोई भी फोर्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंसन में पेशेंट के मसल जो है पहले वीक हो रहे होते हैं ड्यू टू मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इम्पेयर्ड होने की वजह से।
और जो फोर्स डेवलपमेंट रेट होता है वो भी कम हो रहा होता है, और डिसयूज वीकनेस भी हो रही होती है, यानी मसल को यूज़ ना करने की वजह से वीकनेस। अब जो सबसे ज़्यादा एरिया वीक होता है उसमें एंटी ग्रेविटी एक्सटेंसर मसल्स हैं, जो पुअर पोस्चर की वजह से पेशेंट का फ्लेक्स्ड पोस्चर हो जाता है, या उसको फंक्शनल डेफिसिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कुर्सी से उठना उसको वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, खड़े खड़े मुड़ना है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो गेट लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं इस तरह के पेशेंट पे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल फोर्स इंप्रूव होती है, ब्रेडिकाइनेसिया बेहतर होता है, और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रहा होता है। देन हम बात करते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग की। एक्सरसाइज प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट का फंक्शनल स्किल्स है उसको प्रैक्टिस करवाएं, उसको इम्प्रूव करवाएं, उसके फंक्शंस को बेहतर कराएं, और उसकी एक्सियल स्ट्रक्चर की मोबिलिटी, हेड, ट्रंक, हिप और शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर करें। और आहिस्ता आहिस्ता करके हम बहुत ही ग्रेजुअल हम उसको डिफ़िकल्ट मोटर एक्टिविटीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। एकदम से नहीं करेंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंट को असिस्टेड मूवमेंट से एक्टिव मूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी बेसिस पे मोटर परफॉर्मेंस बेहतर होती है। देन बेड मोबिलिटी स्किल्स की तरफ बेहतर कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया बेहतर होता है। साइड रोलिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे रोटेशन पैटर्न बेहतर होता है। स्टिफ ट्रंक के लिए आप पेशेंट को कंपनसेटरी रोलिंग स्ट्रैटेजीज बता रहे होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की, और रोलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहती है अगर पेशेंट को आपको बेड से शिफ्ट करना है। और रोलिंग इस तरह से करवा रहे होते हैं, डिफरेंट सरफेसेस पे करवा रहे होते हैं, सॉफ्ट सरफेसेस पे करवाते हैं, फर्म सरफेसेस पे करवाते हैं, उसकी बेसिस पे मोबिलिटी, बेड मोबिलिटी बेहतर हो रही होती है। और ब्रिजिंग का इसमें बहुत ही ज़्यादा और अच्छा रोल है, तो ब्रिजिंग एक्टिविटीज़ आप करवा रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको पिक्चर में दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की बैलेंस ट्रेनिंग पे काम कर रहे होते हैं, पेशेंट को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से आप टास्क डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट का बैलेंस इम्प्रूव हो सके। और बार बार पेशेंट को बोल रहे होते हैं कि जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको रिपीट करें। शुरू में पेशेंट के लिए चैलेंजेस हो सकता है, मतलब करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ये सब चीज़ें करना आ जाएंगी, क्योंकि जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतनी जो एक्टिविटी लिमिटेशन है वो कम होगी, उतना उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। और उसका पोस्चरल अलाइनमेंट बेहतर करवा रहे होते हैं, और साथ साथ पेशेंट को गाइड कर रहे होते हैं पोस्चर और सेफ्टी अवेयरनेस से रिलेटेड। ये आपके पास पिक्चर है जिसमें हम आपको बैलेंस इंप्रूव करने की एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं। देन लोकोमोटर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपने गेट पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि पेशेंट की स्ट्राइड लेंथ, स्पीड स्लो हो रही होती है, हील टू टो सीक्वेंस कम हो रहा होता है, ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, और उसकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्ट्रालैटरल ट्रंक मूवमेंट और आर्म स्विंग कम हो रही होती है। तो इस तरह से गोल डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट की फंक्शनल मोबिलिटी वो बेहतर हो, और वो जो गिरने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं वो कम से कम हो, क्योंकि पोस्चर इस तरह का है। उसका अपराइट अलाइनमेंट ठीक करवाते हैं पेशेंट के पोस्चर की, साथ साथ पेशेंट को वर्टिकल पोल में वॉक करवा रहे होते हैं ताकि उसके लिए सपोर्ट रहे। साथ साथ आप उसको वर्बली भी गाइड कर रहे होते हैं, विजुअल और ऑडिटरी क्यूज भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे पेशेंट का गेट, पेशेंट की स्पीड, स्टेप लेंथ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। देन स्पाइनल ऑर्थोटिक्स भी आप एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि पोस्चर आगे की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें कभी कभी पेशेंट के लिए पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम पेशेंट को स्पाइनल ब्रेसिंग एडवाइस कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कम से कम हो जाती है। या आप स्पाइनोमेड थोरैकोलम्बर ऑर्थोसिस भी एडवाइस कर सकते हैं। पेशेंट को अगर ब्रेस की नीड होगी, कौन सा ब्रेस उसके लिए सूटेबल होगा, असेसमेंट करेंगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि देखा गया है कि रिसर्चेस हुई हैं कि जो 6 मंथ तक ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो उनमें बैक एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ जो है 73% इंक्रीज़ हुई है, और एब्डोमिनल फ्लेक्सर स्ट्रेंथ 58% इंक्रीज़ हुई है। लेकिन साथ साथ आपने असेसमेंट ज़रूर करते रहना है अगर ऑर्थोसिस पेशेंट पहन भी रहा है तो, ताकि ऐसा ना हो कि मसल्स वीकनेस की तरफ ना चले जाएं। पल्मोनरी रिहैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेस्ट एक्सरसाइजेस, चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्किंसन का पेशेंट, पार्किंसन की वजह से उसकी डेथ नहीं होती है, उसको ज़्यादातर चेस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत उसी की वजह से जो रीज़न बनते हैं डेथ का। तो अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ या एस्पायरेटरी निमोनिया का ध्यान रखना है, और मेडिकेशन उसके लिए प्रॉपर लेनी है, एक्सरसाइजेस प्रॉपर करवानी है। एक्सरसाइजेस में आप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, एयर शिफ्टिंग टेक्निक है, और वो एक्सरसाइजेस जो रिक्रूट करी नेक्स्ट, शोल्डर एंड ट्रंक के मसल्स को। मैनुअल टेक्निक करवा सकते हैं जिसमें वाइब्रेशन, शेकिंग आ रही होती है, और
पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपनी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि चेस्ट वॉल मोबिलिटी और वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज हो। स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं वो लॉस हो रहे होते हैं और पेशेंट का मोनोटोनस साउंड हो रहा होता है, उसके मसल जो वीकनेस की तरफ जाते हैं फेस के, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट में स्पीच थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि 80% पार्किंसन के पेशेंट में स्पीच डेफिसिट्स हो रहे होते हैं। टाइम से स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा दें जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं जो कि वोकल लाउडनेस और फेशियल एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने के लिए जो बेनिफिशियल होंगे उस पर काम किया जाएगा। देन एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के पेशेंट में एरोबिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही होती है। तो हर एक पेशेंट की पर्सन की एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड करती है कि उसका जो किस तरह से उसका भी एक्टिविटी लेवल है, उसके हिसाब से हम 60 to 80% मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव कर रहे होते हैं। पेशेंट का फिटनेस लेवल बेहतर बना रहे होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवा रहे होते हैं और साथ साथ हम चेक एंड बैलेंस भी रख रहे होते हैं, उसके वाइटल्स भी हम देख रहे होते हैं और कितना पेशेंट एक्सरसाइजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं वो भी हम देख रहे होते हैं। ग्रुप और होम एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हमेशा ग्रुप एक्सरसाइजेस में इंगेज रखें ताकि पेशेंट लोगों से कम्युनिकेट करे। एक्सरसाइज क्लास में पेशेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक होता है और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट के साथ स्टाफ भी हो। इसकी आइडियल रेशो 1.8 या 1.10 होती है जब भी क्लास ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। इसमें पहले हम पेशेंट को सीटेड पोजीशन में एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडिंग में तरफ लेके आ रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं लार्ज मसल्स ग्रुप्स की और डिफरेंट मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं, वार्म अप एक्टिविटीज़ करवाते हैं। देन अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ट्रंक रोटेशन की डिफरेंट एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं और लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट में रखते हैं। इसके अलावा अडेप्टिव और सपोर्टिव डिवाइसेस की जहाँ पे भी नीड हो वो हम देते हैं ताकि पेशेंट के फंक्शन इम्प्रूव हो सके। पेशेंट की बेड मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप फर्नीचर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई चेयर इस तरह की आप यूज़ कर सकते हैं, व्हील चेयर इस तरह की यूज़ कर सकते हैं, बेड शीट्स में सैटिन शीट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बेड मोबिलिटी उसकी इन्हांस हो। इस तरह का सोफ़ा या चेयर मत यूज़ करें जिसमें आर्म रेस्ट या ना हो या लो सोफ़ा हो। चेयर है हम रेस चेयर यूज़ कर रहे होते हैं या रॉकिंग चेयर पेशेंट को बता रहे होते हैं और पेशेंट के इंडिपेंडेंस को बेहतर बनाने के लिए हमें जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन की नीड होती है हम वो करते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पार्किंसन के पेशेंट को और ये तब होता है जब उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन होना शुरू हो जाती है। वो देखता है कि मैं पहले कर सकता था अब नहीं कर सकता, तो क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटीज़ तो सही है, वो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उसके फिज़िकल फंक्शन मुतासर करना शुरू हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है, फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है, उसके जो रिश्तेदार हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट को आइसोलेट ना रखा जाए। होपलेस या डिपेंडेंट वाली जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो अटेंडेंट या और पेशेंट की फैमिली को इस तरह से गाइड किया जाता है कि आपने उन अपने पेशेंट को ये महसूस नहीं होने देना कि वो दूसरों पर डिपेंड हो गया है या कोई काम नहीं कर सकता। तो वो हम फैमिली को भी गाइड करते हैं, साथ साथ पेशेंट को भी गाइड कर रहे होते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक और साथ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ बता रहे होते हैं ताकि पेशेंट इस पे भी साथ साथ ओवरकम कर सके। अगर हम ओवरऑल पार्किंसन डिजीज़ की समरी देखें तो पार्किंसन डिजीज़ प्रोग्रेसिव है, बेसल गैंग्लिया की है, बेसिक कार्डिनल फीचर है, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। आहिस्ता आहिस्ता करके फिक्स्ड एबनॉर्मल पोस्चर बन रहा होता है, मूवमेंट कम हो रही होती है, फटीग हो रहा होता है, मास्क लाइक पेस हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म हो रहे होते हैं, फेस्टिनेटिंग गेट पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है, शफलिंग गेट, स्मॉलिंग एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, विजुअल और सेंसरी मोटर डिस्टर्बेंस हो रही होती है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन और कार्डियोपल्मोनरी चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट की डिजीज़ की स्टेज के लिहाज से, सिम्टम्स के लिहाज से उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन को कम से कम किया जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाए, उसके जो फंक्शंस रिस्टोर हो सकते हैं जैसे स्ट्रेंथ है, रेंज ऑफ मोशन है, फंक्शनल स्किल्स है, एंड्योरेंस है,
तो जो जो बेहतर हो सकता है उस पर काम किया जाए, और फंक्शनल जो मेंटेनेंस पे काम किया जाए, और उसको दुनिया से आइसोलेट होने से रोका जाए, और पर उसकी एक्सरसाइजेस करवाई जाए। बेसिकली ये टीम वर्क है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डॉक्टर, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट सब लोग आ जाते हैं। अगर एक साथ टीम वर्क करेंगे तो हम पार्किंसन के पेशेंट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।